हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। 1-2 मिनट और रुकते हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर लें। पिछली क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? इसके पहले आपका मैथ्स या फिजिक्स का क्लास था? हाँ, उसमें कितने स्टूडेंट्स थे लगभग? 10। 10 के आसपास। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। जब तक मैं देख लेता हूँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। हम लोगों ने बुकलेट के थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। और फिर एन फैक्टर मिसलेनियस सिनेरियो में कैलकुलेट करना देखा था। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको HA1 और HA2 के क्वेश्चंस करने के लिए बोला था, जहां मुझे याद आ रहा है। ऑल राइट। ठीक है, तो आप लोगों को मौका मिला HA1 HA2 के क्वेश्चंस ट्राई करने का? नहीं भी करा है तो भी बता दो, हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ जाएंगे। हैं आप लोगों के कुछ डाउट्स HA1 HA2 में? HA2 में भी कोई डाउट नहीं है? ये कॉपी पेस्ट करने में गड़बड़ होगा। अरे बच्चों, मुझे बता तो दो कि करा है कि नहीं करा है। नहीं भी करा है तो भी बता दो, अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रतीक, मेरी आवाज आ रही है? अरे, मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही है? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ तो भाई, मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो कि क्वेश्चंस करे थे HA1 HA2 के या नहीं करे थे। अगर नहीं भी करें तो इट इज, हम उसमें से फिर कुछ क्वेश्चंस पिक करके आगे बढ़ जाएंगे। वो लास्ट वाले टू होम असाइनमेंट 2 के लास्ट वाले 2-3। होम असाइनमेंट 2 के लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन में अटक रहे थे।
ठीक है, तो बस यही तो पूछ रहा हूँ मैं कि उसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो देखो, एज अ रिकैप हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, एंड इन्हीं के ऊपर हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। ठीक है, और उन क्वेश्चंस के बाद हम लोगों ने मिसलेनियस सिनेरियो में एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक है, तो अभी वहीं से कंटिन्यू करते हुए मैं लेट से ये HA2 के कुछ 2-3 सवाल आप लोगों के साथ में ट्राई करता हूँ। ठीक है, लेट से 20th 19th ये चारों सवाल करता है। ठीक है, इनफैक्ट इसमें क्वेश्चन का नंबर भी ले लेते हैं, इन चारों सवाल का डिस्कशन करते हैं। ओके, कैसा रहेगा देखते हैं एक बार। पहला वाला क्वेश्चन 19th क्वेश्चन जो है यहाँ पर, इसको अगर मुझे ट्राई करना है तो मैं कैसे करूँगा। बर्न करना का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन गैस के साथ में कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो मेटल प्लस O2 इज गिविंग से M2OX। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि मैं इसको M2OX क्यों बोल रहा हूँ। इसमें मैंने बोला था कि लेट द वैलेंसी ऑफ मेटल बी X, है ना। इसमें 24% से वेट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं मान लो इसका 100 ग्राम बर्न कर रहा हूं तो M2OX कितना ग्राम होगा, एनी आइडिया। 124. 124 ग्राम, एकदम बढ़िया। तो मुझे ऑक्सीजन कितना लगा होगा इसके बारे में भी आइडिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। 124 माइनस 100, 24 ग्राम्स ऑक्सीजन गैस लगा होगा, है ना। अब मैं इन दोनों के इक्विवेलेंट इक्वेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये इनका मास है। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसका मैं मान लेता हूँ इक्विवेलेंट वेट इज EW, या ऐसा E1 बोल देता हूँ। और ऑक्सीजन गैस का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 32 अपॉन इसका एन फैक्टर 4 रहेगा, है ना। ये 0 से -2 में जा रहा है तो इसका एन फैक्टर रहेगा 4, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 8 आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर अगर मैं इक्विवेलेंट ऑफ M इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2 लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई E1, 100 डिवाइड बाई E1 इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 8। राइट, तो इससे मुझे E1 पता पड़ जाएगा। समझ में आया। और भी बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो, मैंने लास्ट क्लास में आपको वही बताया था कि हम लोग एक ही सवाल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं।
अच्छा, फिर ट्वेंटी सवाल को 20th सवाल भी आप लोग कर सकते हो। थोड़ा सा देखने में एक बार लगता है ट्रिकी है, पर हो जाएगा आसानी से। 20th सवाल में कैसा है, 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड है और वो 5 ग्राम मेटल क्लोराइड बना रहा है ना। तो अपन ने लास्ट क्लास में, याद हो तो, एक ये सीखा था। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। दैट इन अ कंपाउंड वही चीज हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको मेटल ऑक्साइड बोला जा रहा है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड से बन रहा है मेटल क्लोराइड, राइट। ये 3 ग्राम है और ये 5 ग्राम है, राइट। तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए, यानी कि मास अपॉन इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट एक ऑक्साइड का कैसा हो जाएगा, इट विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल, है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना था, 32/4, अभी जैसे हमने ऊपर देखा, है ना। ये ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट देखा ना अपन ने, 32/4। 32 उसका मॉलिक्यूलर वेट है और एन फैक्टर 4 रहता है, राइट। एंड क्लोराइड के केस में कैसा रह जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड कितना होता है, 35.5, उसका एटॉमिक वेट रहता है, ठीक है। और उसका एन फैक्टर 1 ले लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कैसा होगा, ऐसा Cl2 से Cl- गया होगा ना, तो या फिर आप 35 × 2/1 × 2 कर लो, या फिर यहाँ पर जैसे O2 × O2- में जाएगा। तो हमने एक्चुअली 32/4 करा हुआ है। ये समझ में आया, इससे आप सॉल्व करोगे तो आपको E1 मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। ये समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा आइडिया दो मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों को HA2 के क्वेश्चंस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आया कि नहीं आया समझ में बच्चों, बता तो दो।
अच्छा सो ये पिछला वाला सवाल भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। पिछले वाले सवाल में मैं ये वाला तरीका यूज करने की जगह जो मैंने करा हुआ है उसकी जगह 20th क्वेश्चन वाला तरीका भी यूज करके दिखाऊं। इसमें देखो मैं क्या करूंगा, इसमें ऑक्सीजन गैस को नहीं लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेटल का इक्विवेलेंट वेट अगर इवन रहेगा तो बाय दिस लॉजिक, बाय दिस फॉर्मूला, ये मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा, E1 प्लस 32/4 ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर करता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ M इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ M2OX, तो भी मेरा आंसर बन जाएगा। ये आ जाएगा 124/E1 प्लस 8। तो इससे सॉल्व करूंगा तो भी मेरा E1 आ जाएगा। समझ में आया। मतलब जैसे मैं अगर इस फॉर्मूला से और क्वेश्चंस भी लिखना चाहूंगा, जैसे आपने 21 क्वेश्चन देखो, 21 क्वेश्चन में कैसा है, बायवैलेंट मेटल है जिसका इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है और उसके ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट पूछा जा रहा है ना। तो बायवैलेंट मेटल मतलब उसकी वैलेंसी 2 है ना, वैलेंसी 2 है। अच्छा, अब जो कंपाउंड बनेगा उसमें भी कैसा रहेगा, यहाँ पर 21 क्वेश्चन में M/O बनेगा, मेटल ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है और मेटल की वैलेंसी भी 2 है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा इसका, M+16 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा और M क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इंटू 2, ठीक है, क्योंकि 2 इसका वैलेंसी है। तो ये हो जाएगा 12 × 2 प्लस 16, सो 40 आपका आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया। Yes, sir. अच्छा, इसमें अब ये जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ 22nd क्वेश्चन में देखो, 22nd क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 पूछा जा रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर। अब इसमें N फैक्टर कितना है इस एसिड का, इसने कितने H+ दे दिए इस रिएक्शन में पर मॉलिक्यूल, तीनों के तीनों H रिएक्ट कर गए इसके, तो इसका N फैक्टर 3 लिखना पड़ेगा, है ना।
तो मॉलिक्यूलर वेट इसका हो जाएगा 98 एंड एन फैक्टर इसका 3 है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 98 कैसे पता पड़ा, वो तो मैंने फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया, और क्योंकि ये 3 H प्लस छोड़ रहा है तो ये इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसा। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को काफ़ी सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना देखा था, और उससे कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस वो भी सीखा था। फिर हम लोगों ने एन फैक्टर का कैलकुलेशन करा था इन मिसलेनियस केसेस, राइट। और ये मिसलेनियस केसेस कौन से थे? एक तो था इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स वाला, ठीक है, और एक हमने देखा था डिस्प्रपोर्शनेशन एंड कॉम्प्रपोर्शनेशन वाला, है ना। डिस्प्रपोर्शनेशन कॉम्प्रपोर्शन वाले के अंदर एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट केसेस थे। अच्छा, अब इसके बेसिस पर हम लोग आगे के थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें बिफोर आगे जाएंगे हम लोग, मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिखाऊंगा कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसको हम लोग पढ़ के आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये एक ऐसे नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, न्यू कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइंड फॉर H2O2 ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मूला नोटिस कर लेना, इसका फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला, और यू कैन से रिलेशनशिप विद मोलारिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is equal to 11.2 into molarity of H2O2 solution। ठीक है, मोलारिटी तो हमको आता ही है पहले से, राइट। तो अगर आपको मोलारिटी मिल जाए और वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ मिल जाए और उससे मोलारिटी निकालना है, तो ये फॉर्मूला आप डेफिनेटली याद रखना। अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से है वो डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा, ठीक है। डेफिनेशन में बता रहा हूं, याद नहीं भी रहे तो भी चलेगा, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन देखना, डेफिनेशन कैसा है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इसको शॉर्ट में ऐसे VS बोल देते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is defined as, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is defined as the volume in liters of O2 at STP, ठीक है, ओल्ड वाला कन्वेंशन, at STP liberated by 1 liter of H2O2 solution as per the following reaction। रिएक्शन है सेल्फ डिकम्पोजिशन का, कि H2O2 हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है इनटू H2O लिक्विड एंड O2 गैस में।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि इसका 1 लीटर सोल्यूशन कितना लीटर O2 गैस देगा एट STP। ये आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर मोलारिटी मान लोगे, ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पर से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 इज इक्वल टू C मोलर। ठीक है, तो मोल्स कितने हो गए H2O2 के, C इंटू 1 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, एंड यहाँ पर आप कोएफिशिएंट्स देखोगे तो उससे कितने मोल्स बन जाएंगे, मोल्स ऑफ O2, ये C/2 बन जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट 1 से आधा बन रहा है ना O2 का, और C/2 मोल्स मतलब वॉल्यूम कितना होता है, C/2 इंटू 22.4 लीटर एट STP, है ना, इतना वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका रिलेशनशिप क्या आ गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू C/2 इंटू 22.4, और वही जो मैंने ऊपर लिखा था दैट वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 11.2 इंटू मोलैरिटी। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन कम डेरिवेशन है, बट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्मूला ध्यान रखो। ठीक है, फॉर्मूला आपके लिए क्रूशियल है। ये कैसे काम आएगा मैं एक एग्जांपल कराता हूँ, उससे आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल देखना, डिटरमाइन the volume of H2O2 solution, determine the volume of ten Vs H2O2 solution required to decolorize 100 ml of 0.1 molar KMnO4 solution in acidic medium। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है कि ये हमारा KMnO4 का सोल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, अब KMnO4 का सोल्यूशन एक्चुअली पर्पल कलर का होता है। ठीक है, ये जीके वाली बात है, ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, ये 0.1 मोलर 100 ml, इसमें मैं ऊपर से H2O2 सोल्यूशन डाल रहा हूँ। ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, यानी कि 10 डिवाइड बाय 11.2 मोलर, है ना। तो यहाँ पर मेरा ये इंटर कन्वर्जन काम आ गया, और पूछ रहा हूँ कि कितना वॉल्यूम डालना पड़ेगा। ठीक है, ml में ही पूछा है वॉल्यूम, कितना ml वॉल्यूम डालना पड़ेगा ताकि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अब रिएक्शन क्या होगा इनके बीच में, कोई बता सकता है, KMnO4 एंड H2O2 क्या रिएक्शन होगा। चाहिए तो आप लास्ट क्लास के नोट्स में भी देख लो, जो अपन ने रिएक्शंस देखे थे लास्ट टू लास्ट क्लास में, इनफैक्ट कॉमन रिएक्शंस ये अपन ने इस क्लास में देखे थे। नहीं, ये तो माय बैड, एक मिनट, ये वाला। इसमें ये आपको दिख रहा है, ये वाला रिएक्शन एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn+2 में जाता है, और H2O2 ये क्या, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा -1 से 0 में O2 में। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको याद हो। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर अपन लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा,
मैंगनीज खुद तो एसिडिक मीडियम में +2 में चला जाएगा एंड ठीक है, खुद तो रिड्यूस हो रहा है +7 से +2, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो ऑक्सीडाइज होकर H2O2 कहाँ चला जाता है, O2 गैस में। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पर अब आप नोटिस करना 100 ml VML 0.1 मोलर 10/11.2 मोलर, राइट। एन फैक्टर कितना है इसका, एन फैक्टर इसका 5 रहेगा और इसका एन फैक्टर कितना रहेगा 2। ठीक है, -1 से 0 जा रहा है और 2 एटम जा रहे हैं, तो अब मैं कर दूंगा 100 इंटू 0.1 इंटू 5, इसके इक्वलेंट शुड बी इक्वल टू V इंटू 10/11.2 इंटू 2। तो इससे आपको V का आंसर मिल जाएगा इन ml। ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट है। इज दिस क्लियर। बता दो इसमें कुछ डाउट आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूँ इस पर। करें 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस और। ओके, ठीक है, तो बुकलेट में आ जाते हैं। बुकलेट में सेवेंथ क्वेश्चन ट्राई करो, चलो। ठीक है, मैं इसका स्नैपशॉट ले लेता हूँ। ये कौन सा हो गया, ये HA3 का क्वेश्चन नंबर 7। ये ट्राई करो, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है।
आया किसी का आंसर? सर बी। बी देख लेते हैं एक बार क्विकली, कैसा रहेगा? इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 will be equal to equivalent of SnCl2. So M1V1N1 is equal to M2V2N2, है ना? अब मोलारिटी कितनी होगी H2O2 के लिए? वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, ठीक है। एंड इसका 100 ml सोल्यूशन है और इसका इन फैक्टर 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कैसा रहेगा? H2O2 खुद H2O में चला जाएगा, -1 से -2, एंड SnCl2 के लिए आपको दिया हुआ है मोलारिटी 0.2, वॉल्यूम 50 ml और एन फैक्टर 2 रहेगा। एन फैक्टर 2 क्यों रहेगा? इसमें लिखा हुआ है ना, ये Sn+2 से Sn+4 में जा रहा है। तो इससे आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ का आइडिया लगेगा, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर आ रहा है, ठीक है, गुड। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक पैसेज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन करो, एंड यहाँ पर आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ का डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या आप वो डेफिनेशन यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो? पहले वाले क्वेश्चन को, वेट ऑफ H2O2 पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। आया आंसर? 10 वॉल का मतलब क्या हो जाएगा? 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब मोलारिटी कितनी हो गई?
इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो, n वॉल्यूम स्ट्रेंथ implies मोलारिटी कितना हो गया H2O2 का, 10 डिवाइड बाय 11.2 मोलर, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 लीटर सोल्यूशन हैज 10 बाय 11.2 मोल्स ऑफ H2O2। तो 100 ml सोल्यूशन के अंदर कितने हो जाएंगे, 1/11.2 मोल्स, 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा 1/11.2। अगर मास निकालना हुआ तो इसका मोलिकुलर वेट कितना है, 34 ग्राम्स ऑफ H2O2, है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3.03 ग्राम्स। तो यही परसेंटेज स्ट्रेंथ है। परसेंटेज स्ट्रेंथ के बारे में यही लिखा है ना, दैट इट इज द वेट ऑफ H2O2, ठीक है, इन ग्राम पर 100 ml ऑफ H2O2 सोल्यूशन। तो ये हमने निकाला कैलकुलेट करके, तो ये आ रहा है 3.03 ग्राम्स। तो ये परसेंटेज स्ट्रेंथ हो गया। आया समझ में ये वाला? अच्छा, अब लेट्स से ये वाला बताओ, सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ। ये भी आप ट्राई करके बताओ। हम्म
आया आंसर? कैसे करोगे इसमें? वापस से वही रिएक्शन रहेगा, BaMnO4 होल ट्राइस एंड H2O2, ये रिएक्ट करेंगे तो ये Mn+2 में चला जाएगा एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज होकर O2 में आ जाएगा। ये रिएक्शन लिखना आया कि नहीं आया? सबसे पहले तो ये रिएक्शन लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 5 × 2, क्योंकि यहाँ पर 2 मैंगनीज के एटम है और यहाँ पर एन फैक्टर 1 × 2। ठीक है, इसका मास से m ग्राम्स है एंड यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये 100 ml है एंड 56 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, मतलब 56/11.2 इज इक्वल टू द मोलारिटी। तो आप दोनों तरफ इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दो। m डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? बेरियम MnO4 होल ट्वाइस का बेरियम 137 प्लस Mn55 प्लस 16 × 4 और इसका 2 टाइम्स, ये इसका मोलिकुलर वेट होगा। तो ये मोल्स आ गए इंटू n फैक्टर 10। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना मोल्स थे ये, तो यहाँ पर भी मुझे मोल्स लिखने पड़ेंगे विच विल बी 56/11.2 इंटू 100/1000। ठीक है, मुझे वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पर मोल्स लिख पाऊँ। अगर मैं वॉल्यूम ml में लिख लेता तो वो क्या आ जाता? मिली मोल्स आ जाते एंड n फैक्टर 2। तो यहाँ पर सॉल्व करते वक्त मुझे यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ा इस क्वेश्चन में, ये एक एडिशनल टास्क हो गया। समझ में आया? इससे आप सॉल्व करोगे तो आपको मास आ जाएगा कि कितना मास एक्चुअली बेरियम पर मैंगनेट का है और फिर आप उससे परसेंटेज प्योरिटी बता सकते हो। इसमें कोई डाउट है? ये समझ में आ रहा है आपको? यस या नो कुछ तो बता दो, चैट में बता दो। इज दिस क्लियर गाइज? ओके, ठीक है। ऑलराइट, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से
काफी सारा चैप्टर कवर कर लिया है, ठीक है। हमें अब जो नेक्स्ट पार्ट समझना है वो बस इसी थ्योरी को अप्लाई करते हुए जाना है, जिसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, सो थ्योरी वी हैव डन। तो इसके लिए मैं बोलूंगा दिस इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा पहले, आपने ऑलरेडी जो एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ा हुआ है उससे रिलेट करके बताता हूं, ठीक है। तो याद है आप लोगों को, आपने एसिड बेस टाइट्रेशन करा हुआ है पहले आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड acid base titration in ionic equilibrium chapter and solved it using मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट का नॉलेज लेकर आप सॉल्व करते थे, ठीक है। यहां पर आप इसी चीज को इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट का भी नॉलेज लेकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 0.2 normal H2SO4 solution required to titrate, ठीक है, required to titrate 100 ml of 0.1 molar NH4OH solution। तो आप इसका आंसर दे सकते हो। अगर आप मोल कंसेप्ट से आंसर दोगे तो भी चलेगा, आप इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से आंसर दोगे तो भी चलेगा, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से करके बताता हूँ। एज पर इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस कर देंगे, ठीक है। सो अब इक्विवेलेंस कैसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस कैन बी रिटन एज मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना, या फिर मोल्स इनटू एन फैक्टर, या फिर एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और या फिर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, राइट, कैसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें मैं एसिड के लिए क्या चूज करूंगा, एसिड का डेटा मुझे नॉर्मेलिटी का दिया हुआ है, तो मैं एन इंटू वी चूज कर लूंगा एसिड के लिए, और बेस के लिए मुझे क्या दिया हुआ है 100 ml 0.1 मोलर, तो मैं ये एन इंटू एम इंटू वी चूज कर लूंगा, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 इंटू वी मुझे निकालना है। NH4OH का एन फैक्टर कितना होगा 1, है ना। NH4OH एज अ बेस एक OH माइनस दे सकता है, इसका मोलारिटी 0.1 है और वॉल्यूम 100 ml है, तो इससे वॉल्यूम कितना आ गया मेरा 50 ml। ये मेरा आंसर हो गया, समझ में आया ये।
इज दिस Yes, क्लियर? sir. है ना? तो अब यही चीज हम लोग जैसे एसिड बेस में कर रहे हैं, यही चीज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में करेंगे, ठीक है, जिसमें हम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर देंगे, जो कि हम करते ही आ रहे हैं काफी देर से, है ना? वही चीज हमें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली इन अ redox titration we use equivalent of oxidizing agent is equal to equivalent of reducing agent, ठीक है, ये हमें यूज करना रहता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग वर्क करते हैं, जैसे यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस था, यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे। तो ये हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन रहेगा। अब इसमें हम लोग कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल टाइट्रेशन। सिंपल टाइट्रेशन में क्या हो रहा होगा, जस्ट एक ही रिएक्शन हो रहा होगा, वन रिएक्शन ओनली बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एंड इस रिएक्शन का एंड पॉइंट बहुत इजीली आइडेंटिफाई करा जा सकता है। एंड पॉइंट ऑफ दिस टाइट्रेशन कैन बी easily observed। इसका मतलब क्या हुआ, एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड का तो यहाँ पर समझना कि हम लोगों को कब पता पड़ता है रिएक्शन पूरा हो जाता है, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, उसे हम लोग एंड पॉइंट कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना एक एग्जांपल, टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 यूजिंग H2O2। तो इसमें कैसा रहेगा, मान लो ये KMnO4 सोल्यूशन है, ठीक है। KMnO4 कैसा होता है, ये मैंने आपको बताया पर्पल कलर का होता है, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता है और इसका वॉल्यूम हमें पता है ना, V1 ml है। इसमें मैं ऊपर से H2O2 सोल्यूशन डाल रहा हूँ। H2O2 सोल्यूशन कैसा रहता है, कलरलेस, ठीक है। इसका मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता है, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है C2 मोलर, और हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं टिल एंड पॉइंट, ठीक है। अब इस टाइट्रेशन में मुझे एंड पॉइंट कैसे पता पड़ेगा, मैं कब ड्रॉप डालना बंद कर दूंगा। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करना KMnO4 प्लस H2O2 एसिडिक मीडियम में Mn+2 और O2 देगा, ठीक है। ये सब में देखना, ये पर्पल होता है, ये कलरलेस होता है, और ये बाकी सब कलरलेस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन तो खैर इवॉल्व हो जाएगा, ऑक्सीजन तो उड़ ही जाएगा,
बट बाकी सब कलरलेस है। तो कैसा होगा यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना कि मैं H2O2 डालता जाऊंगा, ठीक है, या फिर चलो इसको अपन उल्टा कर लेते हैं, अपन लोग इसको ऐसा कर लेते हैं, अपन नीचे H2O2 रखते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, और ऊपर KMnO4 डालता है, ठीक है, नीचे H2O2 सोल्यूशन रख लेते हैं और ऊपर KMnO4 डालते हैं। तो अभी कैसा रहेगा, ये H2O2 के अंदर मैंने ऊपर यहाँ पे ऐसा पर्पल ड्रॉप डाला, ठीक है, ये यहाँ पर ये ऐसा पर्पल कलर का सोल्यूशन है। अब मैंने इसमें ये पर्पल ड्रॉप डाला, एक ड्रॉप डाला और फिर मैंने स्टर करा, ठीक है, इसको यहाँ पर स्टरर भी प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा, ये KMnO4 रिएक्ट कर जाएगा और ये पर्पल कलर गायब हो जाएगा। फिर मैंने दूसरा ड्रॉप डाला तो उससे थोड़ा पर्पल कलर आया, पर स्टर करा, रिएक्शन करा और पर्पल कलर फिर से गायब हो गया, है ना। तो मैं ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालता रहूंगा और जब तक H2O2 पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक KMnO4 का कलर गायब होता रहेगा, क्योंकि H2O2 KMnO4 को कंज्यूम करता रहेगा। फिर जैसे ही H2O2 खत्म हो गया और फिर मैंने ड्रॉप डाला और स्टर करा, तब भी क्या हो जाएगा, तब कलर गायब नहीं होगा, तब एक लाइट पिंक कलर सॉल्यूशन में रहेगा। तो मुझे पता पड़ जाएगा कि रिएक्शन पूरा हो गया है, H2O2 खत्म हो गया है। अब मुझे और ड्रॉप नहीं डालने हैं और जितने मैंने डाल दिए हैं उसका वॉल्यूम मैं नोट कर लेता हूँ, कितना वॉल्यूम डाल दिया है। ये समझ में आया? तो इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर कैसा रहेगा, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, बिफोर एंड पॉइंट, before end point the color of KMnO4 fades away, ठीक है, fades away मतलब गायब हो जाता है। the color of KMnO4 fades away because it is consumed by H2O2, ठीक है। just after end point क्या हो जाएगा, the color of KMnO4 stays, ठीक है, ऐसे एकदम लाइट पिंक कलर रहेगा, क्योंकि आपने एक ड्रॉप ही डाला होगा ना एक्स्ट्रा इन द एंटायर सोल्यूशन, बट उससे एक लाइट पिंक कलर दिखेगा, बिकॉज H2O2 गॉट ओवर, H2O2 खत्म हो गया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी नोट द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 solution added till this point and then equate equivalents, ठीक है। अब मैं equivalents equate कर दूंगा, equivalents कैसे equate कर दूंगा, equivalents of KMnO4 will be equal to equivalents of H2O2, right। इसका N1 M1 V1
इस इक्वल टू इसका N2M2V2, है ना। हमको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये निकालना है, ठीक है। इसका n फैक्टर 2 रहेगा, ये हमको कैसे पता है, नॉलेज ऑफ रिएक्शन से, ये हमने ऊपर देखा था अभी। KMnO4 का n फैक्टर 5 रहेगा, ये भी हमने पहले देखा था, ठीक है। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, कितना KMnO4 का कॉन्सेंट्रेशन है, और ये हमने एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया है ड्रॉप बाय ड्रॉप मेजरमेंट करके, तो इससे हमें M2 मिल जाएगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 सोल्यूशन मिल जाएगा। ये समझ में आया। तो इसके पहले मैंने आपको ये वाला पार्ट ऑलरेडी करा दिया था, ठीक है। अगर आप नोटिस करो ऊपर, तो मैंने ये कैलकुलेशन आपको पहले ही करा दिया था, बता दिया था कैसे करना है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने जो आपको नई चीज बताई है वो ये बताई है कि इसको विजुअलाइज कैसे करना है। अगर आप एक्चुअली लैब में चले जाओ और आपको ये एक्सपेरिमेंट देखना है, तो इसमें KMnO4 एज सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, KMnO4 क्या है यहाँ पर, सेल्फ इंडिकेटर की तरह एक्ट कर रहा है। ये वाला पार्ट समझ में आया। जैसे एसिड बेस में तो क्या करना पड़ता है, हमको एक अलग से इंडिकेटर डालना पड़ता है, फिनोल्फ्थलीन या मिथाइल ऑरेंज, ताकि वो कलर चेंज दिखाए एंड पॉइंट पर। यहाँ पर KMnO4 खुद सेल्फ इंडिकेटर की तरह हमें कलर चेंज दिखा रहा है। ये समझ में आया आप लोगों को। कि ये टाइट्रेशन कैसे हुआ। इसमें कोई डाउट है। ओके, तो अगर ये वाला आपको समझ में आ गया है, तो फिर मैं एक और सवाल आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बुकलेट में से ही उठाते हैं अपन। सिंपल टाइट्रेशन, सिंपल टाइट्रेशन, सिंपल टाइट्रेशन का एक रिएक्शन करते हैं, रुको। ये वाला क्वेश्चन ले लेना है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका एक टाइट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। देखो, ये एग्जाम्पल किसका था, टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 यूजिंग H2O2, और इसका नाम एक्चुअली मैं चेंज कर देता हूँ, इट इज टाइट्रेशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन यूजिंग KMnO4, यूजिंग KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखना, टाइट्रेशन ऑफ I2 iodine using Na2S2O3
solution with starch as indicator. ठीक है, ये भी एक काफी फेमस एग्जांपल रहता है. ठीक है, इसको बोला जाता है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. ठीक है, जस्ट नाम दे रहा हूँ, है कॉन्सेप्ट वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ नया सा हमारे सामने आ रहा है. ठीक है, जस्ट इसका नाम दिया जाता है. ठीक है, मैं इसको नाम यहाँ पर दे देता हूँ, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन. तो इसमें देखना कैसा होता है, ध्यान से ऑब्जर्व करना. यहाँ नीचे I2 प्रेजेंट है. ठीक है, I2 का सॉल्यूशन रखा हुआ है एंड अगेन इसका कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, ये हमें नहीं पता है. इसका वॉल्यूम V1 ml हमें पता है. ठीक है, एंड यहाँ पर ये डार्क कलर का रहता है. ठीक है, डार्क वायलेट कलर का ये रहता है, डार्क कलर का. इसमें ऊपर से अब मैं डाल रहा हूँ हाइपो सोल्यूशन. ठीक है, इसको हम लोग हाइपो भी बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है. ठीक है, Na2S2O3 सोल्यूशन, जिसको हम लोग हाइपो सोल्यूशन भी बोलते हैं. ठीक है, एंड ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है. ठीक है, ऊपर भी हम लोगों ने एसिडिक मीडियम ही मेंटेन करा हुआ था, यहाँ पर भी एसिडिक मीडियम ही था. ठीक है, और ये कलरलेस होता है. ठीक है, Na2S2O3 कलरलेस होता है. तो अब यहाँ पर नोटिस करना रिएक्शन कैसा होगा, I2 प्लस Na2S2O3 इन एसिडिक मीडियम, ये बना देता है I माइनस एंड S4O6 2 माइनस. ठीक है, ये डार्क कलर का है एंड ये बाकी सब कलरलेस है. ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है. ठीक है, C2 मोलर दिया हुआ है एंड इसको हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं. तो इस टाइट्रेशन को आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कैसा होगा. ये टाइट्रेशन अभी ये डार्क कलर का है. ठीक है, ये डार्क कलर का है और इसमें मैं ऊपर से Na2S2O3 डाल रहा हूं, जो कि I2 को कंज्यूम करेगा. तो डार्क का शेड बढ़ जाएगा कि डार्क का शेड कम हो जाएगा जैसे जैसे मैं ड्रॉप्स डालता जाऊंगा, बताओ. कम होगा. डार्क का शेड कम होने लगेगा. अच्छा, तो जब मेरा एंड पॉइंट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डार्क पूरा खत्म हो जाएगा. राइट, पर अब इस केस में मुझे थोड़ा सा दिक्कत आएगा. क्यों, क्योंकि पहले मान लो एकदम डार्क था. ठीक है, फिर थोड़ा डार्क कम हुआ. ठीक है, फिर और डार्क कम हुआ, फिर और डार्क कम हुआ, है ना, और डार्क कम हुआ. मतलब ऐसे
अब मान लो मुझे चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, तो मुझे यहाँ तक का ही डार्क दिखा, इसके आगे का मुझे लगा कि यार ये तो डार्क है ही नहीं, तो मैं क्या बोल दूंगा कि यहीं पे एंड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मुझे तो चश्मा लगा हुआ है तो मैंने तो गड़बड़ कर दी। अब लेट्स से तास्किन है, तास्किन को चश्मा नहीं लगा हुआ है, तो उसको तो दिख रहा है, वो तो बोल रहा है कि सर अभी भी मुझे तो डार्क दिख रहा है, आप कैसे बोल रहे हो कलरलेस हो गया। अभी आप थोड़ा सा और डालो, और फिर एकदम एंड में, मतलब हाँ तास्किन बोलेगा कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि अब डार्क कलर गायब हो गया है। तो अब इससे क्या होगा, दोनों की कैलकुलेशन में अंतर आ जाएगा, राइट। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर स्टार्च एज इंडिकेटर डाला जाता है। तो स्टार्च क्या करता है, स्टार्च ये डार्क कलर को डार्क ही रखता है। कब तक डार्क रखेगा, जब तक थोड़ा सा भी I2 सोल्यूशन में बचा हुआ रहेगा, ठीक है। और जैसे ही I2 थोड़ा सा जो था वो भी खत्म हो गया, तो अचानक से डार्क से कलरलेस दिखा देगा, अचानक से, मतलब एक ड्रॉप के अंतर पर। तो फिर उसमें क्या है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, सबको दिखेगा कि हाँ ये एकदम शार्प चेंज एक ड्रॉप डालने पे हो गया, तो हम सब करेक्ट एंड पॉइंट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये कैसे हो पाया, क्योंकि ये स्टार्च की स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्टार्च क्या करेगा, स्टार्च कंबाइंस विद इवन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टार्च कंबाइंस विद I2, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में भी होगा, टू गिव डार्क कलर टू सोल्यूशन, ठीक है। एज सुन एज, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ O2 भी खत्म हो जाएगा, I2 सॉरी, एज सुन एज I2, ठीक है, इवन स्मॉल अमाउंट is over, the solution becomes colorless, ठीक है। एकदम इसमें अब्रप्ट चेंज आएगा, अब्रप्ट मतलब अचानक से, ठीक है, अब्रप्ट चेंज आएगा, ऐसे ग्रेजुअल चेंज नहीं होगा कि धीरे धीरे शेड चेंज हो रहा है, अचानक से कलर का चेंज आ जाएगा। ये समझ में आया। तो इसके लिए हमें स्टार्च यूज करना पड़ता है एज इंडिकेटर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे इसका कैलकुलेशन पूछूं, तो कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी आता है, ये आपने करा हुआ है, ये 0 से -1 जा रहा है, सल्फर +2 से +2.5 जा रहा है, तो आप सारे कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको मैं बोलूंगा कि आप कैलकुलेशन करो, ठीक है, एट एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ S2O3 2 माइनस N1 M1 V1 इज इक्वल टू N2 M2 V2, है ना। इसका एन फैक्टर कितना रहेगा, 2, इसका कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, और इसका वॉल्यूम V1 आपको नोन है। H2O3 2 माइनस का एन फैक्टर कितना आएगा, 1, ये आपने यहाँ पे देखा है ना, ये +2 से +2.5 जा रहा है, तो आधे का चेंज आ रहा है और 2 एटम है, इनटू इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 आपको पता ही है, एंड ये V2 आप एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हो ड्रॉप बाय ड्रॉप जहां पर कलर चेंज होता है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो इससे आप ये अननोन निकाल लोगे। समझ में आया। तो एनालिसिस वाला पार्ट मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, वो मतलब सिंपल लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। जस्ट मैं अभी विजुअलाइज करा रहा हूं आपको कि ये रिएक्शन, ये टाइट्रेशन होता कैसे है, ये समझ में आया।
सिंपल टाइट्रेशन, राइट। ये दो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल मेंस और एडवांस्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में मैं आपको एक और टाइट्रेशन बताऊंगा जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और वो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में उसमें क्वेश्चन बनने का चांस कम है। ठीक है, मेंस में सिंपल रेडॉक्स टाइट्रेशन से बन जाएगा बस। ठीक है, तो यहां पर सिंपल रेडॉक्स टाइट्रेशन के बाद में हम लोग समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन, या फिर एक होगा डबल टाइट्रेशन और एक होगा बैक टाइट्रेशन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ डबल टाइट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये मोस्टली जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कैसा होता है, इसमें नोटिस करना, इसमें दो रिएक्शन होंगी। ठीक है, डबल वर्ड से समझ में आ जाएगा, टू टाइट्रेशन रिएक्शन अकर वन आफ्टर अनदर, साथ साथ में नहीं होगी, एक के बाद एक करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, बिकॉज फर्स्ट रिएक्शन का एंड पॉइंट विल बी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। फर्स्ट रिएक्शन का एंड पॉइंट विल बी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। सेकेंड रिएक्शन का एंड पॉइंट कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली। इसके लिए मेरे को दो रिएक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे को डबल टाइट्रेशन समझ में आएगा। ठीक है, कैसे, आप एक एग्जांपल लेना। ठीक है, ये एग्जांपल को हम लोग बोलेंगे, एक कॉमन एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका हम लोग I माइनस के साथ में रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एग्जांपल H2O2। ठीक है, इसका I माइनस के साथ में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो इससे बन जाता है I2 एंड वाटर। ठीक है, ये -1 से -2 चला जाएगा और ये -1 से 0 चला जाएगा। अब इसमें नोटिस करना कि ये होता है कलरलेस, ये भी होता है कलरलेस और वाटर भी होता है कलरलेस, बट जो I2 है वो डार्क कलर का होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर नोटिस करना, इसमें क्या हो जाएगा, ये मेरा I माइनस का सॉल्यूशन रखा है और ये कलरलेस है। इसमें ऊपर से मैं चलो H2O2 का सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। ठीक है, ये भी कलरलेस है और जैसे ही मैंने पहला डाला ड्रॉप, ठीक है, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, इसका वॉल्यूम मुझे नोन है। ठीक है, जैसे ही मैंने ये ड्रॉप डाला तो यहाँ पर I2 बना, है ना। I2 बनने से क्या होगा, सोल्यूशन कलरलेस से
थोड़ा सा डार्क कलर होगा, फिर अगला ड्रॉप डालूंगा सोल्यूशन थोड़ा सा और डार्क होगा, फिर अगला ड्रॉप डालूंगा सोल्यूशन थोड़ा सा और डार्क होगा, राइट। एंड एक पॉइंट पर सोल्यूशन काफी डार्क होने लग जाएगा, ठीक है। अब मुझे तो पता ही नहीं पड़ रहा कि भैया रिएक्शन खत्म कहाँ हो गया, क्योंकि डार्क से डार्क जाता जा रहा है, और मुझे थोड़ी ना समझ में आता है, मेरी आंखें कोई ऐसे कंप्यूटर थोड़ी ना है कि हाँ देखो डार्क का शेड अब कांस्टेंट हो गया है, अब इससे ज्यादा डार्क नहीं हो रहा है, तो मुझे तो पता ही नहीं पड़ेगा कि एंड पॉइंट आ कहाँ पर गया, राइट। तो इसके लिए मेरे लिए दिक्कत क्या आ जाएगा कि एंड पॉइंट पहले रिएक्शन का मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये पहले रिएक्शन का दिक्कत समझ में आया, ठीक है। कलर ऑफ सॉल्यूशन कीप्स गेटिंग डार्कर, ठीक है। कलर ऑफ सॉल्यूशन कीप्स गेटिंग डार्कर, एंड पॉइंट कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूं, मुझे एनालिसिस तो करना है इसका, पर अब मैं इसके ऊपर कैसे एनालिसिस करूं, क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं सेकंड रिएक्शन कराता हूं, ठीक है, और इसको कहते हैं, ठीक है, यहां पर नोटिस करना, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे पिछले वाले का आयोडीमेट्री था, आयोडीमेट्रिक था, ये मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको क्या बोलेंगे, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इसमें अब क्या करेंगे हम लोग अब क्या बोलेंगे, सो व्हाट शुड वी डू। सो हम क्या करते हैं, वी ऐड, ठीक है, हम लोग एक्सेस ऑफ, इसको या तो आप उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे अंदर अंदर H2O2 का सोल्यूशन है, ठीक है, एंड ऊपर Ki यानी कि I- का सोल्यूशन डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा दिक्कत तो वही रहेगी कि सोल्यूशन का कलर डार्क होता जा रहा है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, एज वर्क अराउंड हम लोग एक्सेस ऑफ I- सोल्यूशन डालेंगे, we add excess of I- solution such that first reaction is complete। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो H2O2 है, इसमें मैंने Ki डाला हुआ है और ये Ki एक्सेस में डाला हुआ है, ठीक है, ये मैं एक्सेस में डाल दूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा, कम से कम H2O2 तो पूरा रिएक्ट कर जाएगा और उसके इक्विवेलेंट I2 के बराबर आ जाएंगे, ठीक है, जितना भी I2 बना होगा उसके बराबर आ जाएंगे, है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो I2 बन गया है, नाउ वी एनालाइज, ठीक है, हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे द अमाउंट ऑफ I2 फॉर्म्ड बाय डूइंग सेकेंड रिएक्शन, और वो सेकेंड रिएक्शन क्या होगा, I2 का रिएक्शन विद हाइपो सोल्यूशन, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर कराया था,
ये I2 का रिएक्शन विद हाइपो सोल्यूशन, इसका एंड पॉइंट स्टार्च की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। ये जैसे मैंने अभी समझाया था आपको थोड़ी देर पहले। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर दिस टाइट्रेशन एंड पॉइंट कैन बी easily observed with starch as indicator। तो इससे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3। ये सेकेंड रिएक्शन से मुझे पता पड़ जाएगा, है ना। यहाँ पर भी आयोडीन 0 से -1 जा रहा है और ये +2 से +2.5 जा रहा है। तो अब नोटिस करना, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन मैं कैसे लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 is equal to equivalent of I2 is equal to equivalent of Na2S2O3, राइट। इसके लिए N1 M1 V1 is equal to, ठीक है, मैं ये सेकेंड टाइट्रेशन से Na2S2O3 का डेटा निकाल लूंगा, ठीक है। ये तो मुझे ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। ये वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट करी थी ऊपर, एन फैक्टर कितना रहेगा Na2S2O3 का 1, है ना। ये 2 से 2.5 जा रहा है, यानी कि आधे का चेंज है दो आइटम के लिए। H2O2 का एन फैक्टर 2 रहेगा, है ना, राइट। इसका वॉल्यूम मुझे गिवन है ही सही, ये मुझे निकालना है और ये मुझे एक्सपेरिमेंटली मिल जाएगा, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप कैलकुलेशन से सेकेंड टाइट्रेशन की। तो इससे मेरा M1 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल हो गया, ठीक है, जिसमें मैंने दो टाइट्रेशन का मदद लिया टू गेट द अमाउंट ऑफ H2O2, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। इसमें मुझे H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन निकालना था, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था स्टार्टिंग से। पर सिर्फ KI डाल के काम नहीं चल पा रहा था, क्योंकि इसमें मैं एंड पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। तो मैंने क्या करा कि चलो ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं कि KI एक्सेस में डाल देते हैं ताकि H2O2 पूरा रिएक्ट हो जाए, ठीक है, H2O2 पूरा रिएक्ट हो जाए और उससे I2 बन जाए, और वहां से हमें कैलकुलेशन मिल जाएगी कि इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2। फिर I2 का मैं हाइपो के साथ में टाइट्रेशन कर देता हूँ, जिसका एंड पॉइंट मुझे आसानी से पता पड़ जाएगा। तो उससे मैं इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो लिख सकता हूँ। अब क्योंकि दोनों जगह पर I2 कॉमन है, ठीक है, I2 कॉमन स्पीशीज है, ठीक है, I2 कॉमन स्पीशीज है एंड I2 का एन फैक्टर भी दोनों जगह सेम है, एन फैक्टर इज 2 इन बोथ रिएक्शन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों जगह पर इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर सकता हूँ। तो उसने मैंने डायरेक्टली H2O2 का और Na2S2O3 का इक्विवेलेंट इक्वेट कर दिया और उससे मुझे पता पड़ गया कैलकुलेशन। समझ में आया ये? इस पर एक क्वेश्चन दूं मैं आपको, बुकलेट में से ही क्वेश्चन दे देता हूँ एक, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, 8th वाला।
HA3 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आया आंसर? क्या करना रहेगा इसमें? सिंपल है, जैसा भी मैंने बताया आपको, H2O2 का Ki के साथ रिएक्शन होगा, उससे I2 बन रहा है, ठीक है, और फिर यही I2 Na2H2O3 के साथ में रिएक्ट कर रहा है और I माइनस बना रहा है, राइट। तो पहले वाले से क्या आएगा, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2, और दूसरे से आएगा इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। तो इन दोनों से हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है, सिंस n फैक्टर ऑफ I2 इज सेम इन बोथ रिएक्शन, तो मैं क्या कर दूंगा,
equivalent of H2O2 is equal to equivalent of Na2S2O3, right? N1 M1 V1 is equal to N2 M2 V2. अभी इसका n फैक्टर 2 है ना, H2O2 का n फैक्टर कितना रहेगा, यहाँ से आप देखोगे ना -1 से -2 जा रहा है, n फैक्टर 2 है, इनटू मोलारिटी आपको निकालना है, वॉल्यूम आपको 10 ml दिया हुआ है, और Na2S2O3 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि ये +2 से +2.5 जा रहा है, तो इसका n फैक्टर 1 आ गया, है ना, इनटू इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर दिया हुआ है और ये 20 ml दिया हुआ है, तो M1 आपका कितना आ रहा है 0.1 मोलर, है ना, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 11.2 इंटू मोलारिटी, तो ये आपका 1.12, है ना, ये ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया? ये डबल टाइट्रेशन था। Is this clear with everyone? Yes sir. ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अपना कब है? परसों है? यस है ना, तो परसों क्लास के लिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस और मैं आपको बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। HA1 और HA2 में जो भी बचा है उसको ख़त्म कर लो, और आप अब HA3 के भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, ठीक है। टारगेट HA3, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके थोड़े बहुत क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। चलो अभी के लिए क्लोज करते हैं, थैंक यू गाइज।